Hello everyone. In this video we are going to read our geography chapter climate. आज हम बात करेंगे क्लास 9 के ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर क्लाइमेट के विषय में। क्लाइमेट जलवायु। What is climate? Climate is the characteristics conditions of the atmosphere near the earth surface at a certain place on earth. क्लाइमेट को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी कंडीशन के विषय में, हमारे एटमॉस्फेयर की वो स्थिति जो कि पृथ्वी के सरफेस के आसपास एट ए सर्टेन प्लेस ऑफ अर्थ किसी निश्चित स्थान पर होती है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। इसमें सारी वेदर कंडीशन जो कि किसी भी पृथ्वी के किसी भी प्लेस को रिफ्लेक्ट करती हैं एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया। और जो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है किसी भी वेदर के रूप में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम क्लाइमेट के रूप में डिफाइन करते हैं। इट इज ए लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन। इसमें वेदर कंडीशन मेजर की जाती है लॉन्ग टर्म में, और इट में भी एटलीस्ट 30 इयर्स तक की वेदर कंडीशन। जैसे कि भारत में जो क्लाइमेट है वो मॉनसून की सहायता से हर साल बदलता है, तो ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट हमें भारत में देखने को मिलता है। अगर आप अमेरिका साइड जाते हैं तो वहां पर आपको ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो वहाँ की विशेषता है वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक में शामिल होती है। पोलर रीजन में अगर हम देखते हैं वहाँ पर हमें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है थ्रू आउट द इयर्स। इस तरह से अब थ्रू आउट द इयर्स कहिए या फिर आने वाले किसी भी साल में कहिए, वहाँ पर जो वेदर कंडीशन होगी कैसी होगी, पोलर रीजन की जो वेदर कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी, वो थ्रू आउट ईयर्स ऐसी ही बनी रहेगी आने वाले कई सालों तक। तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है वेदर की किसी भी प्लेस की, उसको हम क्लाइमेट के रूप में डिफाइन करते हैं। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर वो कंडीशन होती है जो किसी भी समय पर चेंज होती है। द एलिमेंट ऑफ बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। वैसे तो हमारे एलिमेंट दोनों के सेम होते हैं, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, cloudiness and other atmospheric conditions at a specific time, किसी भी निश्चित समय पर। लेकिन इन दोनों के बीच जो डिफरेंस माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट के रूप में डिफाइन करते हैं। वेदर कंडीशंस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होती रहती है, जैसे समर के बाद विंटर का आना, विंटर के बाद अदर मौसम का चेंज हो जाना, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, ये सब चीजें क्या है, ये सब वेदर कंडीशन को डिफाइन करती हैं। मॉनसून। मॉनसून वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मोसियम। मॉनसून वर्ड अरेबिक भाषा के मोसियम शब्द से लिया गया है, जिसका लिटरेरी मीनिंग सीजन से लिया जाता है। तो मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। इस हिसाब से जो सीजनल रिवर्सल होता है हवा के रूप स्वरूप में, जो सीजनल रिवर्सल देखा जाता है जिसके कारण सीजन बनते हैं, जस्ट लाइक विंटर, जस्ट लाइक ऑटम, जस्ट लाइक समर एक्सेट्रा, उसी को हम मॉनसून के रूप में डिफाइन करते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। हमारा जो वर्ल्ड है वो डिवाइड है नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप, और हमारे भारत का जो क्लाइमेट है उसको हम मॉनसून टाइप क्लाइमेट के रूप में डिफाइन करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसी तरह का क्लाइमेट, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, हमें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, बट देयर आर perceptible regional variations in climatic conditions within the country। लेकिन यहाँ पर अलग अलग रीजन्स में वेरिएशन देखने को मिलती है क्लाइमेटिक कंडीशंस में। पूरे देश में मींस पूरे देश में एक जैसा क्लाइमेट हमें देखने को नहीं मिलता। मॉनसून टाइप क्लाइमेट तो पूरा भारत फॉलो करता है, लेकिन किसी भी एरिया में अगर हम जाए एक जैसा क्लाइमेट हमें देखने को नहीं मिलेगा। कहीं पर बहुत अधिक ठंड होगी, कहीं पर बहुत अधिक गर्मी होगी, इस तरह से हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन्स टू सीजन्स। ये दोनों टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ऐसे एलिमेंट्स माने जाते हैं जो डिफर होते हैं, चाहे आप किसी भी प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएं और सीजन टू सीजन ऑब्जर्व करें, इनके बीच हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। डिफरेंस इन टेम्परेचर।
अगर हम ऑब्जर्व करें अपने पूरे भारत का, तो समर में जो टेम्परेचर होता है राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में वो दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है एंड अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम एंड जम्मू कश्मीर। ऑन विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में लैस 45 डिग्री सेल्सियस। और रात के समय पर यह टेम्परेचर कितना नीचे गिर जाता है, 45 डिग्री माइनस तक पहुंच जाता है। तिरुवनंतपुरम में ये 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इन सम प्लेसेस टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर डिफर। और कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहां पर हमें टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है दिन के और रात के। जैसे कि डेजर्ट एरिया में हमें दिन में अगर गर्मी का एहसास होता है 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो वही टेम्परेचर रात में 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मींस रात में वहां का वेदर बहुत ठंडा हो जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? रेत जो बहुत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। दोपहर के समय रेत गर्म हो जाती है, इस कारण से वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन रात में जैसे ही रेत जो होती है वहां पर सैंड होती है वो ठंडा होना शुरू हो जाती है, तो वहां का टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है। डिग्री जो वहां का वेदर होता है वो रात के समय बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। But in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala, there is no much differences in day and night temperature. लेकिन अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें या केरला की बात करें, तो वहां पर अधिक डिफरेंस हमें डे और नाइट के टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलता। मींस इक्वेटोरियल क्लाइमेट हमें लगभग देखने को मिलता है। Precipitation varies in its form, types and amount and seasonal distribution. बारिश हमें जिस फॉर्म में देखने को मिलती है, हर एरियाज में अलग अलग फॉर्म में हमें बारिश देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप, अलग अलग अमाउंट, और इसका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफर पाया जाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। कहीं पर ये हिमालयाज के अपर पार्ट में स्नोफॉल के रूप में देखने को मिलती है। इट रेन्स ओवर रेस्ट ऑफ कंट्री, और अन्य एरियाज में यह रेन के रूप में। और रेन में भी डिफरेंसेस किस रूप में होते हैं? कहीं पर हमारा जो जस्ट लाइक मेघालय, कहीं पर 400 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है एनुअल, और कहीं पर 10 सेंटीमीटर तक ही रह जाती है जस्ट लाइक इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे देश के जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे देश के जितने भी एरियाज हैं, मोस्ट ऑफ सभी में जून से सितंबर तक का जो सीजन होता है वो रेनफॉल ऑब्जर्व करता है। बट तमिलनाडु कोस्ट गेट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में देखने को मिलती है। रेनफॉल जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन अगर हम ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स में, तो रेनफॉल में भी हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। दिस वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ लिव ऑफ पीपल्स, देयर फूड्स, क्लोथ्स एंड हाउसेस। इन वेरिएशंस के कारण ही हमें वैरायटीज भी देखने को मिलती है लोगों के जीवन में, उनके फूड में, उनके क्लोथ्स में और उनके हाउसेस के स्ट्रक्चर्स के रूप में। वेजिटेशन कैन अफेक्ट। वेजिटेशन भी, किसी भी एरिया की जो वेजिटेशन होती है वो भी उस एरिया के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न को इफेक्ट करती है। यहाँ पर हम मैप से ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफर एरियाज जहाँ पर प्रेसिपिटेशन येलो कलर से दिखाई गई है, जिसमें 400 तक के आसपास प्रेसिपिटेशन होती है। वो एरियाज जिसमें 400 से 800 सेंटीमीटर mm तक बारिश होती है। 800 से 1600 mm, लेस देन 1600 एरियाज यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप मैप के थ्रू। डिफर कलर यहाँ पर यूज किए गए हैं जो कि लाजिम में बताए गए हैं। फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट? लोकेशन के हिसाब से जो फैक्टर्स हमारी अर्थ पर क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हिमालयन माउंटेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। एंड वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को, जो कि एयर के प्रेशर और विंड से रिलेट करते हैं, उसमें शामिल है सरफेस प्रेशर और विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोन्स। लैटिट्यूड हमारी अर्थ डिवाइड है पैरेलल रेखाओं के रूप में। काल्पनिक रेखाएं इक्वेटर हमारी अर्थ को 0 डिग्री पर हाफ डिवाइड करता है। तो लैटिट्यूड क्या है? इज द डिस्टेंस ए प्लेस लाइज नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। यह इक्वेटर के पैरेलल रेखाएं जो हमारी अर्थ की डिस्टेंस को नॉर्थ टू साउथ एक्सप्लेन करती है इमेजिनरी लाइंस के रूप में, उन्हीं को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जैसे कि हम आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं।
और रेखाएं लैटिट्यूड्स रेखाएं कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स पर अब हमारे भारत पर लैटिट्यूड्स का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा भारत जिस लैटिट्यूड पर लगभग 20 डिग्री हाफ के आसपास ये सिचुएट करता है, ऐसा एरिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टोटल हाफ डिवाइड होता है। हमारे भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमें हाई ऊपरी लेवल पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का हाफ जो एरिया होता है, नॉर्थर्न हाफ, इसमें हमें हाई टेम्परेचर मींस हाई प्रेशर बेल्ट के रूप में हाई टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलता है। विंटर सीजन यहाँ पर एक तरह से मॉडरेट क्लाइमेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम साउथ साइड जाते हैं, साउथर्न साइड जाते हैं, तो हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें गर्मी मींस सर्दी के सीजन में भी यहाँ पर नॉर्मल वेदर होता है, ना बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत अधिक सर्दी होती है। इस तरह से हमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे भारत को टू पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ, और दोनों एरियाज में हमें अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। लैटिट्यूड्स, एज लैटिट्यूड्स इंक्रीज, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है तो सोलर की इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। और दूसरा रीजन इसका ये भी है कि हमारी अर्थ जो है कर्वेचर टिल्ट होती है 23 डिग्री हाफ पर। इस कारण से जो सोलर एनर्जी की वेरिएशन होती है, अमाउंट होती है, वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है। जस्ट लाइक वी कैन ऑब्जर्व इट हियर, जस्ट लाइक हियर, अगर यहाँ पर ये सन है तो सन की जो रेज होती हैं इक्वेटर एरियाज पर डायरेक्ट रेज सन की हमारी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम ऊपर के एरियाज में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सन की स्लैंटेड रेज हमें देखने को मिलती है। इस कारण से जो हीटिंग एरिया होता है अलग अलग एरियाज में वो अर्थ पर डीफर हमें देखने को मिलेगा। जो सेंट्रल पार्ट होता है यहाँ पर हमें डायरेक्ट हीट ऑब्जर्व होती है, इस कारण से ये लो प्रेशर एरिया के रूप में इंक्रीज होता है। ऊपर के दोनों एरियाज आपके हाई प्रेशर बेल्ट के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है इंटेंसिटी सोलर एनर्जी की डिक्रीज होती चली जाती है। इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडल ऑफ द कंट्री। हमने अभी देखा पीछे डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है वो भारत को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, फ्रॉम रन टू कच्छ टू वेस्ट मिजोरम टू ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस हिसाब से हमारा आधा कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में सिचुएट करता है and lies the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. ये डिफरेंसेस के कारण हमारे भारत में हमें सबट्रॉपिक एंड ट्रॉपिकल दोनों तरह का क्लाइमेट इन बोथ एरियाज में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर जोन, द ट्रॉपिकल जोन बिटवीन 23 डिग्री हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो एरिया आपका होता है एंड साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न of the equator, the sun rays are most intense and temperature always warm. इस एरियाज में जो सन रेज होती है वो मोस्ट ऑफ इंटेंस लिए हुए होती है, इंटेंस हीट के साथ डायरेक्ट यहाँ पर पड़ती है। इस कारण से इन एरियाज में वार्म क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। द टेम्परेट जोन आर बिटवीन 23 डिग्री हाफ एंड 66 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ। द सन रेज स्ट्राइक अर्थ एट स्मॉलर एंगल। यहाँ पर जो एंगल होता है अर्थ पर सन रेज का वो स्मॉलर एंगल के रूप में नियर द इक्वेटर के आसपास स्मॉलर एंगल में होती है, मींस बहुत ज्यादा डायरेक्ट हीट यहाँ पर सन की नहीं पड़ती है। पोलर जोन्स आर बिटवीन 66 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स एंड पोल्स। द सन रेज स्ट्राइक अर्थ एट अ वेरी स्मॉल एंगल। और यहाँ पर सन रेज बहुत छोटे एंगल पर फॉलो पड़ती है, इस कारण से यहाँ पर बहुत अधिक ठंडा रीजन हमें देखने को मिलता है। हाईलैंड क्लाइमेट्स, इन जनरल हाईलैंड क्लाइमेट्स आर कूलर and wetter than nearby areas of lower elevations. अगर हम निचले एरियाज को देखते हैं तो उसकी कंपैरिजन में जितने भी हाईलैंड्स होते हैं, हाईलैंड्स एरियाज होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कूलर होता है, बहुत अधिक ठंडा होता है, वेटर होता है अन्य लोअर एरियाज की कंपैरिजन में। अर्थ मेजर क्लाइमेटिक जोन, सन रेज के डिफरेंस के कारण यहाँ पर अलग अलग सन की हीट हमें देखने को मिलती है अर्थ पर, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं स्लैंटेड रेज के रूप में, डायरेक्ट रेज के रूप में। तो उसके हिसाब से जो टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज होता है हमारी अर्थ पर, उस हिसाब से हमारी अर्थ के जोन जो डिवाइड किए गए हैं, नॉर्थ फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन, टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन एंड साउथ फ्रीजिड जोन। इस तरह से हम इसको देखते हैं। हमारा आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल ऐसा एरिया होता है जहाँ पर थ्रू आउट ईयर्स बर्फ जमी रहती है।
इस तरह से सनरेज के डिफरेंसेस के कारण अलग अलग सनरेज का जो पार्ट ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ पर, उसके कारण हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट होता है वो इफेक्ट होता है। उसी के हिसाब से हमारी अर्थ पर जो क्लाइमेटिक दायरा होता है, जोन्स होते हैं, वो अलग अलग रूप में डिफाइन किए जाते हैं। एल्टीट्यूड ऊंचाई, हाइट को बताता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। अगर आप लो एरियाज पर सिचुएट करते हैं जस्ट लाइक ए पार्ट, और आप ऊपर जाते हो, जितना आप हाई एरियाज पर जाओगे बी पार्ट, जितनी जितनी इंक्रीजिंग आप हाइट में करते जाओगे टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। लो एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर वार्म होगा, जबकि जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, हाइट पर चढ़ते जाओगे, तो वहां पर टेम्परेचर आपका गिरता चला जाएगा। जस्ट लाइक यू कैन ऑब्जर्व इन आगरा द टेम्परेचर इज नॉर्मल, मींस यहाँ पर वार्म टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम जाते हैं जम्मू कश्मीर साइड, ऊपर जितना हाई माउंटेन्स की आप तरफ जाओगे, वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर गिरता जाएगा और आपको ठंड का एहसास वहां पर होने लगेगा। सेम यहाँ पर जनवरी में दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, जबकि आगरा में 16 डिग्री सेल्सियस होता है जनवरी में। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं एल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर में। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड ऊंचे एल्टीट्यूड पर जाओगे, एयर का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, और जितना आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और नीचे आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको वार्म वेदर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको कोल्डनेस देखने को मिलेगी। इस तरह से डिफरेंसेस हमें एयर टेम्परेचर में और क्लाइमेट में देखने को मिलती है, जैसे जैसे आप हाइट को ऑब्जर्व करते हो। एज एलिवेशन इंक्रीज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, एयर गेट्स कूलर बिकॉज ऑफ द एनर्जी ड्राउन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग्स के कारण जो वहाँ की एनर्जी होती है वो नीचे गिरती चली जाती है। इस कारण से यहाँ का एयर एटमॉस्फेयर जो होता है वो ठंडा हमें महसूस होता है। अन्य क्लाइमेटिक फैक्टर्स के साथ साथ वाटर बॉडीज भी एक फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। लार्ज वाटर बॉडीज such as lakes, oceans have an important effect on temperature. इनका भी टेम्परेचर पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। An area because the temperature of the water body influence the temperature of air above it. क्योंकि जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, उन वाटर बॉडीज के ऊपर जो हवा होती है वो उनका टेम्परेचर इफेक्ट होता है, उस एरिया का टेम्परेचर उस हवा से इफेक्ट होता है जो उस एरिया में सर्कुलेट होती है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ग्लोबल विंड्स आर अनदर फैक्टर। ग्लोबल विंड्स भी एक अनदर फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसी भी अर्थ के क्लाइमेट को, बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड मॉइस्चर अराउंड द अर्थ। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉइस्चर और हीट को हमारी अर्थ के चारों ओर। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस के बाहर जो विंड्स का फ्लो होता है, एक एटमॉस्फेरिक लेयर हमारी अर्थ के चारों ओर कवर किए हुए होती है। तो हवा का जो सर्कुलेशन इन एरियाज में होता है वो हमारे पूरे अर्थ के सर्कुलेशन को, एयर सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। नेचुरल प्रोसेस दैट चेंज द क्लाइमेट सच लाइक सोलर एनर्जी। सोलर एक्टिविटी जो जितनी भी होती है उसके कारण हमारी अर्थ का पूरा क्लाइमेट चेंज होता है। इट कंटेन्स डार्क ब्लिमलेस कोल्ड सनस्पॉट्स। यहाँ पर डार्क ग्लिम्सेस पाई जाती हैं जिनको हम सनस्पॉट कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सनस्पॉट्स अपीयर्स टू द correspond with warm periods in Europe and North America। इस तरह के सनस्पॉट्स हमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के वार्म क्लाइमेट के दौरान, वार्म टाइम के जब वहाँ पर गर्मी होती है, वार्म एरिया होता है, उस समय पर देखने को मिलते हैं। अर्थ मोशन। ज्योग्राफिक चेंज इन अर्थ लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉज चेंजेस इन क्लाइमेट। जो ज्योग्राफिकल चेंज होते हैं अर्थ की लैंड एंड वाटर बॉडीज के कारण क्लाइमेट में चेंज करते हैं। चेंज इन द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ। हमें पता है हमारी अर्थ अपने अक्ष पर घूमती है, उसका ऑर्बिट, और टिल्ट होती है 23 डिग्री हाफ पर अपने अक्ष पर, एंड अनदर मोशंस भी इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं जस्ट लाइक रिवोल्यूशन। इन सब का इफेक्ट हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पर देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल वार्मिंग ऑफ बोथ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एंड सरफेस। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी अर्थ पर बढ़ती जाती है तो उसके कारण उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में देखते हैं। वार्मनेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से चाहे वो अर्थ का सरफेस एरिया हो या फिर लोअर एटमॉस्फेयर एरिया हो, वहां पर जो सोलर रेडिएशन होती है बीइंग ऑब्जर्व्ड, उस हीटनेस को ऑब्जर्व करती है एंड एमिटेड बाय द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व की जाती है। इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारे एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट को चेंज करता है। ग्लोबल वार्मिंग एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर ग्रीन हाउस गैस
और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है जब बढ़ता जाता है हमारी एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल टेम्परेचर्स हैव इंक्रीज, उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है पूरी अर्थ का। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। किसी भी एरिया का प्रेशर एंड विंड उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, यह प्रभावित करता है उस एरिया के टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को। द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हमारे भारत का जो क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, वो निर्धारित होता है प्रेशर एंड सरफेस विंड के द्वारा, अपर एयर सर्कुलेशंस के द्वारा एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के द्वारा, जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के द्वारा। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड रीजन। अगर हम भारत की लोकेशन की बात करते हैं तो भारत नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स रीजन में लोकेट करता है। दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, और ये जो विंड्स होती हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ऑब्जर्व होती हैं, ऑरिजिनेट होती हैं। दे ब्लो साउथ एंड गेट डिफेक्टेड द राइट ड्यू टू द कॉरलिस फोर्स, और कॉरलिस फोर्स के कारण ये विंड्स इफेक्ट करती हैं मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती हैं। जस्ट लाइक हियर, ये इंटरनल ट्रॉपिकल जोन कन्वर्ज जोन होता है, आईटीसी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज हमें ऑब्जर्व होती हैं। जो एरिया सन की डायरेक्ट हीट को ऑब्जर्व करता है वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। अब यहाँ पर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से जो हवाएं होती हैं वो नीचे इक्वेटर की साइड को मूव करेंगी, लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करेंगी, तो यहाँ से आप लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करती है। लेकिन जब हवा के किसी फोर्स के कारण, कॉरलिस फोर्स जिसको हम कहते हैं, उस फोर्स के कारण जो चलती हुई हवाएं होती हैं वो सीधी ना जाकर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, एंगल चेंज हो जाता है हवा का, उसको हम कॉरलिस फोर्स कहते हैं। जस्ट लाइक ऊपर से मूव करती हुई हवा हाई प्रेशर बेल्ट से नीचे लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करती हुई हवा सीधी ना जाकर एंगल चेंज कर लेती है, उसी को हम कॉरलिस फोर्स कहते हैं। उस प्रभाव को हम कॉरलिस फोर्स के रूप में जानते हैं। अब ये बेल्ट्स बनते कैसे हैं, इनको ऑब्जर्व हम कैसे कर सकते हैं? जस्ट लाइक दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ से सरफेस पर क्या होता है, यहाँ पर वार्म लो प्रेशर जोन बनता है। यहाँ पर लो प्रेशर जोन कब बनेगा, जब सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ती हैं। इसके कारण जो एयर होती है वो हीट अप होती है और इवोपोरेशन के रूप में ऊपर की ओर मूव अप करती है। ऊपर की ओर मूव अप करने के बाद एक थोड़े से एंगल के बाद जो हवाएं होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब जब स्प्लिट हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में ये हवाएं, तो वो एरिया ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हैं जहां पर हवा का दबाव कम है, मींस हाई प्रेशर बेल्ट जो एरिया होता है वहां पर ये बैठना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से ये हवाएं किस ओर मूव करती हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। लेकिन कुछ मासेस ऐसे होते हैं जो इस एरिया में बने रह जाते हैं हवा के, और इस मास पर जो हवा इस लेयर पर जो हवा का मास रह जाता है वो जेट स्ट्रीम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हाई स्पीड की जो हवाएं होती हैं उनको हम जेट स्ट्रीम के रूप में डिफाइन करते हैं, जो कि हम आगे भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एयर मासेस सर्कुलेट ग्लोबली एट द इक्वेटर, टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली हाई। इक्वेटर पर हमने ऑब्जर्व किया टेम्परेचर जो होता है रिलेटिवली हाई होता है, क्योंकि वहां पर सनरेज डायरेक्ट हीट अप करती हैं। लैंड एंड वाटर मासेस हीट अप एंड एज रिजल्ट दिस वार्म एयर ओवर देम। यहाँ का जो लैंड एरिया है, वाटर एरिया, वो हीट अप होता है और उसके कारण जो एयर होती है उस एरिया की वो भी वार्म हो जाती है। एयर हीटेड द इक्वेटोरियल रीजन राइजेस टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एयर का हीट अप होता है इक्वेटोरियल रीजन पर, वो राइज टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। मोर एयर राइजिंग बीनीथ इट फोर्स एंड एयर मासेस टू स्प्रेड नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द पोल। इस तरह से जो एयर राइजिंग होती है बीनीथ द फोर्स, इस फोर्स के बीच में ये एयर मासेस स्प्रेड हो जाते हैं नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल्स की ओर। कॉरलिस इफेक्ट क्या होता है? द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। कॉरलिस इफेक्ट हमें किस कारण से देखने को मिलता है? हमारी अर्थ की जो रोटेशन प्रक्रिया है उसके कारण हमें कॉरलिस इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जेक्ट्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इंक्लूड एयर मास, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं एयर मास टू डिफेक्ट द राइट एंड दोज इन साउथर्न हेमिस्फीयर मूव टू लेफ्ट। मींस अगर हवा का मूवमेंट हो रहा है इक्वेटर से तो क्या होगा, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की जो और जो हवा का एयर मास का जो दबाव बन रहा है,
जो ऊपर की ओर लेयर मूव कर रही है हवा की, वो किस एंगल में, राइट एंगल में टर्न हो जाएगी, एंड जो राइट नेक्स्ट डायरेक्शन की ओर जो साउथर्न की ओर है वो लेफ्ट एंगल की ओर टर्न आउट होती है। अब हवा की कौन सी डायरेक्शन से कौन सी हवा चल रही है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका होता है। मान लिया ये आपकी विंड चल रही है इस डायरेक्शन से, अब हमें एरो से पता चलता है किस डायरेक्शन की ओर हवा मूव कर रही है। अगर आपकी हवा एरो से आप ऑब्जर्व कीजिए कौन सी डायरेक्शन चल रही है, अब हमें पीछे से किस डायरेक्शन से हवा मूव हो रही है, इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्शन मेजर करेंगे प्लस साइन बनाकर, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब टेल पॉइंट देखेंगे और बीच से ऑब्जर्व करेंगे ये डायरेक्शन जो हवा, जो इस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ये हवा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये हवा मूव अप हो रही है। यहाँ पर इस डायरेक्शन है तो इसके हिसाब से ये हवा मूव हो रही है। अब अगर यहाँ से जो हवा मूव हो रही है, अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो प्लस साइन सेम बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड देन साउथ। तो टेल पॉइंट पकड़ेंगे और टेल पॉइंट पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो हवा की मूवमेंट है वो कौन सी दिशा से चल रही है, ईस्ट टू साउथ दिशा की ओर ये मूवमेंट हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगी। कॉरलिस इफेक्ट इज एब्सेंट एट इक्वेटर। इक्वेटर पर कॉरलिस इफेक्ट हमेशा एब्सेंट पाया जाता है। कॉरलिस फोर्स प्रिवेंट द डायरेक्ट सैंपल फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। जो कॉरलिस फोर्स होता है वो डायरेक्ट फ्लो को इक्वेटर से पोल्स की ओर प्रिवेंट करता है। इसी को हम फैराडेस लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर हम इंटेंडेड पाथ देख सकते हैं, जो हवा का एक्चुअल पाथ था वो इस दिशा में मूव कर रहा था, लेकिन कॉरलिस फोर्स के कारण ये पाथ डिस्टर्ब हुआ और इंटेंडेड पाथ के रूप में बदल गया। मींस जो इंटेंडेड पाथ था और एक्चुअल पाथ अब ये मींस किस दिशा में ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू कॉरलिस फोर्स के कारण किस तरह से हवा की मूवमेंट चेंज होती है। द प्रेशर एंड सरफेस विंड इन इंडिया। द प्रेशर विंड कंडीशन इन इंडिया इज यूनिक। हमारे भारत की अगर प्रेशर एंड विंड कंडीशन को हम ऑब्जर्व करें तो यूनिक कंडीशन के रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर इन नॉर्थ टू हिमालयाज। हिमालयाज के एरियाज में यहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन्स टू द लो प्रेशर एरियाज। इस तरह से माउंटेनियस एरिया से नीचे की ओर लो प्रेशर एरियाज की तरफ लो प्रेशर एरियाज की ओर कोल्ड विंड्स मींस विंड्स ब्लो करती हैं। कोल्ड ड्राई विंड्स यहाँ पर ब्लो करती हैं एंड जो लो प्रेशर बेल्ट्स में मींस एंड ओशियंस टू द साउथ एंड ओवर एरियाज ओवर टू द ओशियंस टू द साउथ की ओर। इन समर में लो प्रेशर एरियाज डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया। लेकिन समर के सीजन में क्या होता है, जो ITC है मींस बीच का जो लेवल है हमारी अर्थ का वो सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, भारत पर डायरेक्ट अप करती है। तो इस कारण से क्या होता है पूरा साउथर्न एशिया जो हमारा एशिया का एरिया होता है वो समर सीजन में लो प्रेशर एरिया के रूप में डेवलप हो जाता है इंटीरियर एशिया पर एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर। दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो जो पहले हवाएं नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही थी, अब उसमें पूरा कंप्लीट रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। अब हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जो दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल। यहाँ पर हम देख सकते हैं रिवर्सल हो जाता है डायरेक्शंस ऑफ विंड्स का ड्यूरिंग द समर। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर साउथर्न इंडियन ओशन। जितनी भी एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से साउथर्न इंडियन ओशन की ओर मूव करना शुरू कर देती है नीचे की ओर एंड इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस तरह से हमें हवा का जो रिवर्सल देखने को मिलता है वो समर सीजन में देखने को मिलता है। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। इन हवाओं में जो रिवर्सल हमें देखने को मिलता है इन्हीं को हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के रूप में जानते हैं। These winds blow over the warm oceans and gather moisture। अब ये हवाएं क्या करती हैं, ओशियंस के ऊपर मूव अप करती हैं और वहां से मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेती हैं एंड बीइंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल। और वो मॉइस्चर जो पानी के हवा के दबाव के रूप में उठाकर चलती है उनको वाइड स्प्रेड रेनफॉल के रूप में मेन लैंड ऑफ इंडिया पर फैलाती है। मींस इस तरह से ये मॉइस्चर बारिश के रूप में हमें मेन लैंड ऑफ इंडिया पर देखने को मिलता है। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर यहाँ पर हम देख सकते हैं मींस ओशियन से ये जो लो प्रेशर एरिया बनता है ये ऊपर की ओर मूव अप करता है और यहाँ पर हमें लो प्रेशर एरिया एंड हाई प्रेशर एरिया जब मिलते हैं तब यहाँ पर बारिश होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से कितनी दूरी पर कौन सा प्लेस सिचुएट करता है यह भी उस एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। कोस्टल एरियाज हैज इक्वेटोरियल क्लाइमेट वेयर द इंटीरियर पार्ट्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। अगर हम ऑब्जर्व करें जितना भी कोस्टल एरिया होता है वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो
अन्य इक्वेबल होती है, मींस ना बहुत सर्दियों में भी नॉर्मल सर्दी होती है, गर्मियों में गर्मी भी नॉर्मल होती है, बहुत मतलब इक्वेबल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम जितना दूर जाएंगे, मान लिया ये आपका इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अब यहाँ पर अरेबियन सी के पास अगर मुंबई है तो ये बहुत नजदीक सिचुएट करता है कोस्टल एरिया के, तो यहाँ पर ठंडी भी बहुत ठंडी नहीं है और गर्मी भी बहुत गर्मी नहीं है। लेकिन अगर आप दिल्ली जाएं, दिल्ली ऑब्जर्व करता है हार्श सर्दियां यहाँ पर अगर होती है, सर्दियों में हार्डनेस ज्यादा होती है तो गर्मियां भी बहुत हार्श होती हैं। लेकिन अगर आप शिमला की बात करें, शिमला में हमें क्या होता है, शिमला में हमें स्नोफॉल तक देखने को मिलता है, यहाँ की वेदर कंडीशन और भी अधिक हार्श हो जाती है। माउंटेन्स एरिया में अगर आप जाएं तो यहाँ पर वेदर कंडीशन और भी हार्श देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्लेसेस कोस्टल एरिया से अधिक डिस्टेंस पर मौजूद हैं। रिलीफ फीचर्स प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। प्लेस की लोकेशंस पर जो क्लाइमेट होगा वो रिलीफ फीचर से भी डिफाइन होता है। हाई माउंटेन्स एक्ट बैरियर एज कोल्ड हॉट विंड्स। हमारे देश में जो हाई माउंटेन्स लोकेट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो एक बैरियर के रूप में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन लाने वाली विंड्स को हमारे देश से बाहर जाने से रोकते हैं, और अन्य एरिया से जो विंड्स हमारे भारत में आती हैं जो कि बारिश नहीं ला सकती, उनको हमारे देश में एंटर करने को, ड्राई विंड्स को, रिलेटिवली ड्राई विंड्स को एंटर करने से रोकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारे यहाँ का माउंटेन्स है, ये एरिया हमारे भारत में जो यहाँ से लो प्रेशर बेड से जो प्रेशर बनता है वार्म एयर का, उसको बाहर जाने से रोकती है, और ठंडी हवाओं को इन तिब्बती एरिया से हमारे देश में एंटर करने से रोकती है। इसी तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर जो पहाड़ियां होती है, जो कोस्टल एरिया से लो प्रेशर बनता है, वो जब मानसूनी विंड्स के रूप में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ियां हैं, इनसे टकराने के बाद इस एरिया में ये बारिश को कवर करेगा। ज्यादा बारिश होती है, जबकि वेस्टर्न घाट्स का एरिया जो ऐसा है वहां पर लो रेनफॉल हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। इस तरह से रिलेटिवली हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह का इफेक्ट हमें रिलीफ फीचर्स के कारण बारिश के रूप में देखने को मिलता है। रेन शेडो हम देख सकते हैं रिलीफ फीचर्स के कारण किस तरह से अलग अलग तरह की रेन शेडो हमें देखने को मिलती है अलग अलग एरियाज में। हिमालय का क्या रोल है, हिमालय कोल्ड वेव्स जो कि तिब्बती एरिया से क्रॉस होकर आती है, उनको अपने देश में एंटर करने से रोक देता है, यहाँ पर उनको बाउंड कर देता है, और वार्म एरिया जो कि मानसून लाने में इफेक्टेबल होती है, उनको ये माउंटेन्स क्रॉस करके बाहर जाने से रोकता है। इस तरह से हमारा भारत एक ऐसे एरिया के रूप में जाना जाता है जहां पर क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पर हमें मॉनसून सीजन भी बहुत अच्छे वे में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, द अपर एयर सर्कुलेशन इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो नोन एज जेट स्ट्रीम। जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, हमने अभी ऑब्जर्व किया था अपर एयर सर्कुलेशन कैसे होता है, यहाँ पर जो सनरेज होती है उसके कारण आईडीसी, हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ से क्या होता है, जो वेपर बनती है उसके कारण हवा ऊपर की ओर मूव अप होगी, और एक थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ये स्प्लिट होकर दो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, फिर हाई प्रेशर बेल्ट पर बैठना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ मास ऐसे होते हैं जो इस एरिया पर बने रह जाते हैं, तो ये एयर मासेस जो यहाँ पर बने रह जाते हैं, ये एक तेज स्पीड की हवा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। There are a narrow belt of high altitude, ये एक नैरो बेल्ट होती है about 1200 मीटर पर, and westerly winds in the troposphere, जो ट्रोपोस्फियर लेयर होती है उसके westerly winds के रूप में इसको जाना जाता है। Their speed vary from, इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग पाई जाती है, 110 किलोमीटर से लेकर 184 किलोमीटर। समर में इनकी जो स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, और विंटर में इनकी जो स्पीड होती है वो 184 किलोमीटर प्रति आवर की होती है। Many jet stream have been identified, इस तरह की बहुत सारी जेट स्ट्रीम आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। The most constant are mid latitudinal and subtropical jet stream, जो इसमें बहुत अधिक स्थायी रहती हैं वो मिड लैटिट्यूड पर एंड सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के रूप में जानी जाती हैं। जेट स्ट्रीम आप देख सकते हैं यहाँ पर समर में ये ऊपर से क्रॉस करके निकल जाती हैं, एंड विंटर में ये ऊपर से तिब्बत के एरिया से क्रॉस होकर निकल जाती है, माउंटेन्स के ऊपर से निकल जाती है, और समर में यहाँ पर आती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर ये चक्रवात बनाती है, और इस तरह से अन्य लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट के साथ मिल जाती है, और कन्वर्ट होकर क्या करती है, मॉनसून को फ्रेम करने में हेल्प करती है। जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड एट 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर नोन एज सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो
27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सिचुएट करती हैं, उनको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज, ये हिमालयाज के साउथ में ब्लो करती है थ्रू ईयर समर में। एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री आर बोर्ड बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। जो ये वेस्टर्ली फ्लो होता है, इसके कारण जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है वो हमें भारत में ऑब्जर्व करने को मिलता है। इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ये हिमालयाज के नॉर्थ से मूव कर जाती है। एंड अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के अपरेंट मूवमेंट के कारण ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। एज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कोल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया। इस तरह की जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया के लगभग 14 डिग्री नॉर्थ पर समर सीजन में हमें देखने को मिलती है। जेट स्ट्रीम का प्रभाव हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंडिया में किस तरह से दो तरह की जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिलती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स। यह विंटर मंथ्स में देखा जाने वाला एक वेदर फिनोमिना है जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन से they usually influence the weather of north and northwestern region of India। मेडिटेरियन रीजन से जो वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है वो भारत के टेम्परेचर क्लाइमेट को प्रभावित करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑक्यूर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज अक्टूबर एंड नवंबर। इस तरह के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अक्टूबर एंड नवंबर में एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। और ये साइक्लोन्स के कारण जो हवाएं बनती हैं वो ईस्टर्ली फ्लो के रूप में देखी जाती हैं। These disturbance affect the coastal regions of the country। और ये डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा कि ये कोस्टल रीजन कंट्री को भी अफेक्ट करती हैं। Thus very often coast of Odisha and Andhra Pradesh are affected by those disasters। यही कारण है कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो प्राय इस तरह के डिजास्टर से अफेक्ट रहता है। वहां पर हमें हमेशा साइक्लोन्स आदि देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, भारत से अगर हम वेस्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पर वेस्ट साइड जाने पर आपका मेडिटेरियन सी है, जो कि भारत के यहाँ से जितने भी साइक्लोन्स बनते हैं वो क्या करेंगे, ये साइक्लोन्स हमारे भारत के क्लाइमेट को इफेक्ट करेंगे। ये साइक्लोनिक जो यहाँ से साइक्लोन बनते हैं अपने साथ जब ये हवा मूव होती है भारत में आती है तो ये भारत के क्लाइमेट को इफेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ईस्टर्ली साइक्लोन भी होते हैं जो भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। ये लैंड एरिया है, तीनों साइड से अगर हम देखें लैंड एरिया से हवा है जो लो प्रेशर हवा के साथ जो समुद्रों में बनती है, वाटर में बनती है, लो प्रेशर विंड के साथ मिक्सअप होती है और साइक्लोन के रूप में जब ये चारों हवाएं कन्वर्ट हो जाती है, एक साथ प्रेशर बनाती है तो चक्रवात का रूप ले लेती है। ये चक्रवात भी भारत के कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को इफेक्ट करने का काम करते हैं और इस तरह से हमें अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। ओशन करंट, सोलर एनर्जी, विंड्स एंड अर्थ रोटेशन, ये तीनों पार्ट्स मिलकर ओशन करंट्स का निर्माण करते हैं। करंट्स, द सिस्टमिक पैटर्न ऑफ वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट जो एक सिस्टमिक पैटर्न में मूव करता है उसी को हम ओशन करंट के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ये पैटर्न होता है जो वाटर के मूवमेंट के रूप में देखने को मिलता है। टू ग्रेट सर्कुलर वाटर मोशन हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम गियर्स कहते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द ओशन करंट मूव्स क्लॉकवाइज, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट होता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ट्रेड विंड्स पुश वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड एट इक्वेटर, जितनी भी ट्रेड विंड्स होती है वो क्या करती है, सरफेस वाटर को पुश करती है, वार्म सरफेस वाटर को पुश करती है वेस्टवर्ड, इक्वेटर की वेस्ट डायरेक्शन की ओर। एज द वाटर एनकाउंटर द कॉन्टिनेंट्स, और जब ये वाटर कॉन्टिनेंट्स के साथ टकराता है दे स्प्लिट इनटू नॉर्थ एंड साउथ फ्लोइंग करंट्स, तो ये करंट बनता है और ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है नॉर्थ एंड साउथ फ्लोइंग करंट्स के रूप में अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड फॉर्मिंग नॉर्थ एंड साउथ गियर्स। और इस तरह से दो गियर्स निर्मित होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ गियर्स का निर्माण यहाँ से होता है। यहाँ पर हम सरफेस वाटर ब्लो बाय द विंड्स एट पॉइंट ए, यहाँ पर सरफेस वाटर ए पॉइंट से ब्लो कर रहा है एंड ए विल वेयर्स टू द राइट और इनिशियल पाथ से राइट की ओर एंड कंटिन्यूज ईस्टवर्ड और ईस्टवर्ड की ओर कंटिन्यू होता है।
वाटर एट पॉइंट बी वेयर पर अगर हम पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो जो बी पॉइंट का वेयर है टू राइट एंड कंटिन्यूज वेस्टवर्ड, और ये राइट कंटिन्यू करता है वेस्टवर्ड की ओर। इस तरह से हमें ओशियंस का जो करंट्स होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता हुआ दिखाई देता है। ओशियन करंट, अब यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये ओशियन करंट इस तरह से मूवमेंट करते हैं। हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया मूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेड है ये वार्म करंट को बताता है एंड ब्लू कोल्ड करंट को बताता है। अब मान लिया यहाँ से हमारा वार्म करंट मूव अप हुआ, तो उसके बाद वार्म करंट चल रहा है, यहाँ पर आने के बाद ये ब्लू हो जाता है, मींस कोल्ड करंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट होता है, मींस यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं जो आर्कटिक रीजन है आपका ये थ्रू आउट ईयर क्या है, बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलती है। यहाँ से कोल्ड विंड इन एयर मास के साथ मिक्सअप हो जाती है, इस कारण से जो वार्म करंट था वो कोल्ड करंट में बदल जाता है। अब क्योंकि ये कोल्ड करंट में बदल जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, इस कारण से क्या होता है, जितने भी वेस्ट यहाँ पर ये एरिया लैंड मास होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अब क्योंकि इवोपोरेशन प्रोसेस नहीं होता कोल्ड ओशन करंट्स के कारण, इस कारण से यहाँ पर ना तो वेजिटेशन ग्रो होती है और ये रीजन अराइड रह जाता है। यही कारण है कि अगर हम ऑब्जर्व करें विभिन्न कॉन्टिनेंट्स की, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें जितने भी डेजर्ट्स होते हैं ये हमें वेस्टर्न साइड पार्ट पर देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से ये अराइड होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाता कोल्ड करंट बनने के कारण। यहाँ पर जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर बेल्ट का मिक्सअप होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। जेट स्ट्रीम, अटलांटिक ओशियंस में जेट गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो भी इसी तरह से बनती है, और इसी तरह से गल्फ स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलती है। विंड्स ड्राइवन बाय अनइवन सोलर हीटिंग, अब जो हवाएं होती हैं जो मूव करती हैं वो अनइवन सोलर हीटिंग के कारण मूव करती है, और हमारी अर्थ जो होती है वो भी लगातार स्पिन करती रहती है। ड्राइव द मूवमेंट्स ऑफ ओशियन सरफेस करंट, इस तरह से जो ओशियन का सरफेस करंट होता है वो मूवमेंट करता है। द प्राइम मूवर्स आर द पावरफुल वेस्टर्लाइज एंड परसिस्टेंट ट्रेड विंड्स ईस्टर्लाइज, इस तरह से जो प्राइम मूवर्स होते हैं वो वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज होते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ईस्टर्लाइज ईस्ट से वेस्ट की ओर और वेस्ट से वेस्टर्लाइज ईस्ट की ओर, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। वेस्टर्लाइज एरो के थ्रू देख सकते हैं, ये आपके सेंटर पार्ट में ट्रेड विंड्स हमें देखने को मिल रही हैं। कैपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होता है पूरी अर्थ पर क्लाइमेट्स का वो किस तरह से देखा जा सकता है, इसको हम कैपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो कि अर्थ पर अलग अलग वे में ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एराइड क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सेमी एराइड, मेडिटेरियन क्लाइमेट, टेम्परेट एंड ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल, सब आर्कटिक, पोलर क्लाइमेट एंड क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका, इस तरह से डिफरेंट क्लाइमेट हमारी अर्थ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। यहाँ पर हम पिक्चर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स को। Polar regions climate and climate of Antarctica is here. The Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by the monsoon wind. हमारे भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड से पूरी तरह से प्रभावित होता है। अब किसने ये ऑब्जर्व किया, सेलर्स हु कम्स टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम, ऐतिहासिक काल में जब सेलर्स भारत में आए उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया मॉनसून के फिनोमिना को। They benefited from the reversal of wind system as it come by sailing ships at the mercy of winds, क्योंकि वो अपनी जो बोट उतारते थे वाटर में तो क्या होता था, हवा के दबाव के कारण वो अलग डायरेक्शंस में उस डायरेक्शन में मूव कर जाती थी जिन्हें जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना था होता था। इस तरह से क्या होता था, जो सेलर्स होते थे वो हवा के रिवर्सल होने का इंतजार किया करते थे और जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना होता था उस दबाव में उस दिशा में जब हवा का रिवर्सल हो जाता था उस समय पर वो ट्रैवल किया करते थे। इस तरह से सेलर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया गया हवा के रिवर्सल को, और उन्होंने ही द अरब हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, अरब जो कि ट्रेडर्स के रूप में भारत आए थे, उन्होंने इन सीजनल रिवर्सल विंड्स को मॉनसून नाम दिया था। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मॉनसूनी विंड्स यहाँ पर फ्लो होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से किस तरह से दबाव बनता है। यहाँ पर ये मडगास्कर है, मडगास्कर से किस तरह से इफेक्ट होता है, ये आपकी जेट स्ट्रीम्स अलग अलग डायरेक्शन में किस तरह से फ्लो करती हैं, ये सब चीजें यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेडागास्कर यहाँ से जो
प्रेशर बनता है वो नीचे की ओर हाई प्रेशर बेल्ट की ओर जाता है और जब यहाँ टकराता है तो यहाँ से क्या होता है, क्योंकि ये ओशियनिक लैंड है, एक तरह से कॉन्टिनेंट्स के बीच में सिचुएट करता है, आइलैंड्स के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ से जो फिर दबाव बनता है विंड्स के रूप में वो ऊपर की ओर मूव करेगा और इस तरह से भारत के मॉनसून को इफेक्ट करेगा। ये सब सारी विंड्स जब आपस में मिल जाती हैं तभी मॉनसूनी विंड्स का जनरेशन देखने को मिलता है। फैक्ट्स ऑफ मैकेनिज्म, इस तरह से मॉनसून की व्यवस्था किस तरह से होती है। इंडियन मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। द फॉलोइंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं जो मॉनसून की व्यवस्था को अरेंज करते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो हवा होती, जो लैंड और वाटर होती है, इनकी हीटिंग और कूलिंग में डिफरेंस पाया जाता है। लैंड जितनी जल्दी ठंडी हो गर्म होगी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो वाटर है वो जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर से ठंडा होता है। इस कारण से क्या होता है, हवा में हमें, वाटर में हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है और लैंड पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। हम जब समुद्रों के किनारे पर दिन में खड़े होते हैं तो किस कारण से हमें ठंडी हवा देखने को मिलती है दिन में, जबकि सूरज हमारे सिर पर होता है, क्योंकि वाटर उस समय तक गर्म नहीं होता, वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है। इस कारण से जो वाटर के ऊपर से हवाएं आती है वो ठंडी हवा की बौछार हमारे ऊपर करती हैं, लेकिन रात के समय अगर आप उन्हीं सी भी चीज पर जाकर खड़े होंगे तो आपको गर्म हवा लगेगी, क्योंकि वाटर उस समय तक गर्म हो चुका होता है पूरे दिन की सन हीट को ऑब्जर्व करने के बाद, और वो ठंडा बहुत देर से होगा। इस कारण से रात के समय समुद्रों से हमें ठंडी गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं, हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। ये कारण होते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, यही जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो इसी के इफेक्ट के कारण हमें देखने को मिलती है। द शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ इंटीरियर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, हमने जो कन्वर्जेंस लेयर देखी हमारी, जो इक्वेटर पर डायरेक्ट हीट पड़ती है हमारे सन की, उसकी पोजीशन कभी भी एक जैसी नहीं होती। ये नोन एज, इसी को हम मॉनसून ट्रक कहते हैं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। यहाँ पर देखिए ये कन्वर्जेंस जोन है, is brought through the low pressure to equatorial latitudes. This is where the northeast and southwest trade winds converge. यहीं पर इसी लेयर पर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कवर होती हैं। These convergence zones lie more or less parallel to the equator but moves north and south with apparent movement of sun. लेकिन क्योंकि हमारी जो अर्थ सन है उसके चारों ओर हमारी अर्थ रिवोल्यूशन प्रोसेस को करती है, इस कारण से कभी सन की जो डायरेक्ट रेज है वो अर्थ के इस पार्ट पर पड़ेंगी, कभी वो इस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगी और कभी इस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगी, एंड सेम थिंग कभी इस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगी। तो इसके कारण क्या होता है, जो आईटीसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वो अपना स्थान बदलता रहता है। यही कारण है जब हमारे भारत में गर्मी की शुरुआत होती है उस समय पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा है वो हमारे भारत के यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट हीट अप करती है। उस समय पर जो डायरेक्ट ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रेखा का जो एरिया होता है वहां पर डायरेक्ट हीट हमें सन रेज के रूप में देखने को मिलती है। इस कारण से यहाँ पर समर बनता है। तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है उसमें जो मूवमेंट होता है उसके कारण हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडगास्कर, मडगास्कर के पास जो हाई प्रेशर एरिया है नियरली 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के ऊपर, द इंटेंसिटी ऑफ दिस प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो भी हमारे इंडियन मानसून को प्रभावित करती है। तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, समर सीजन में जो तिब्बत प्लेट्यू है वो बहुत अधिक हीट अप हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर प्लेट्यूज एट अबव 9 किलोमीटर above sea level. Up the movement of westerly jet streams to the north of Himalayas presents the tropical easterly jet stream over Indian Peninsula during summer. Summer में जो इंडियन पेनिनसुला एरिया होता है वहाँ पर जो जेट स्ट्रीम फ्लो होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमें यहाँ पर फ्लो होता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो तिब्बत प्लेट्यू है ये क्या है, ये हिमालयाज की लगभग 6000 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद एक प्लेट्यूटेबल लैंड है। अब ये इतना हीट अप हो जाता है अगर जेट स्ट्रीम यहाँ से फ्लो होती है, ये समर सीजन में यहाँ से जेट स्ट्रीम फ्लो होती है, अगर ये भारत से फ्लो हो जाए तो ये मॉनसून को अपने साथ उड़ा कर ले जाएंगी। लेकिन इंडियन मॉनसून समर मॉनसून अब यहाँ पर दिखाया गया इफेक्ट जेट स्ट्रीम के इफेक्ट के कारण जो ईस्टर्ली जो हमारी मॉनसूनी फील्ड्स है वो यहाँ से मूव अप नहीं हो पाती है।
यहाँ पर ये विंड्स का मूवमेंट दिखाया गया है, ये मदागास्कर विंड। इस तरह से मेडिटेरियन सी से जो इफेक्ट होता है वो भी यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के मूवमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सरफेस विंड्स है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंड है जो हमारे भारत को क्रॉस करती है, एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहाँ पर देखी जा सकती है। साउथर्न ऑसिलेशंस, the changes in the pressure condition over the southern oceans also affect the monsoons। जो चेंज होता है प्रेशर कंडीशन के रूप में साउथर्न ओशियंस पर, वो भी हमारे मानसून को इफेक्ट करता है। When the tropical eastern south Pacific ocean experiences high pressure, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर को, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। उस समय पर ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया में क्या होता है, ओशन पर लो प्रेशर बनता है, बट समटाइम्स देयर इज अ रिवर्सल इन दिस प्रेशर कंडीशन। लेकिन कई बार इसमें परिवर्तन हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, एंड पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। इस तरह से क्या होता है, जो पैसिफिक ओशन है वहां पर हमें लोअर प्रेशर देखने को मिलता है ईस्टर्न इंडियन ओशन की तुलना में। दिस पीरियडिक चेंज, जो ये बदलाव होता है, रिवर्सल होता है प्रेशर में, इसी को हम साउथर्न ऑसिलेशंस के रूप में जानते हैं। ये कंडीशन जिसमें प्रेशर चेंज हो जाता है उसी को साउथर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर्स ओवर तथे इन पैसिफिक ओशियंस एंड डार्विन इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया ऑफ इंडियन ओशन इज प्रेडिक्टेड द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून्स। इस तरह से यहाँ पर प्रेडिक्शन की जाती है मॉनसून्स की इंटेंसिटी की। इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, अगर इनका जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो नेगेटिव होता है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून। इसी के कारण कई बार क्या होता है, मॉनसून जो होता है वो एवरेज से भी नीचे रह जाता है, या फिर लेट मॉनसून की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ए फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज एल नीनोज। इसी के साथ साथ एक कंडीशन जो यहाँ पर बनती है उसको हम एल नीनो कहते हैं। ए वार्म ओशियन करंट दैट फ्लो पास थ्रू पर्मियन कोस्ट, जो कि पर्मियन कोस्ट से होकर गुजरता है, इन प्लेस ऑफ कोल्ड पर्मियन करंट एवरी 2 to 5 years, लगभग 2 to 5 years में द चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। अब जो प्रेशर कंडीशन चेंज हुई थी वो कनेक्ट हो जाती है एल नीनो के साथ, हैज द फिनोमेना ऑफ रेफरिंग ईएनएसओ EL नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। ये दोनों कंडीशन मिलकर क्या करती है, इफेक्ट करती हैं किसी भी एरिया के मॉनसून को। साउथर्न ऑसिलेशन यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो रिवर्सल होता है हवा का उसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉर्मली द ट्रेड विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल करंट्स फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट की ओर फ्लो करता है। नॉर्मली यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एन इंटेंस पर्वियन करंट जो यहाँ से हमारा बन रहा है उसके कारण ऑस्ट्रेलिया के आसपास से एंड करंट कोजेज अ बिल्डिंग ऑफ कोल्ड वाटर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट पर साउथ अमेरिका पर। इस तरह से ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एल नीनोस बनते हैं और इस तरह से लो प्रेशर हाई वार्म वाटर, यहाँ पर प्रेशर में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ एल नीनो, एल नीनो का इफेक्ट क्या होता है? एल नीनो इज अ नेम गिवन टू पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। जो पेरू कोस्ट है वहां पर जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट होता है कोल्ड पर्वियन करंट का, एल नीनो के रूप में जाना जाता है। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द चाइल्ड एज रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस करंट स्टार्ट फ्लो ड्यूरिंग क्रिसमस। क्योंकि ये करंट क्रिसमस के आसपास चलना शुरू होता है, द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू द इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। इसके कारण क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और जो वीकनिंग द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और इस रीजन में ट्रेड विंड्स को वीक करना शुरू कर देता है। हम ऑब्जर्व करते हैं जो तमिलनाडु में वहां पर हमें दिसंबर के आसपास बारिश देखने को मिलती है, उसका रीजन यही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरू है, यहाँ से जो एल नीनो इफेक्ट हमारा ये देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है, हमोट कोल्ड विंड करंट यहाँ पर ऊपर की ओर मूव कर रहा होता है, ये अपनी दिशा को बदल लेता है। इस तरह से एल नीनो इफेक्ट जो होता है मानसून को वीक करने का काम करता है। बिगिनिंग ऑफ द मानसून, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 20 डेज। 120 डेज के करीब का मानसून का टाइम पीरियड माना जाता है और ये स्टार्ट होता है लगभग जून के से लेकर और मिड सितंबर तक चलता है। ड्यूरिंग इट्स अराइवल, इसके आने के समय जो नॉर्मल रेनफॉल होता है इंक्रीज होती रहती है सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली इन सेवरल डेज। और कुछ कभी तो इंक्रीज होती है और कभी कम होती है और कभी-कभी लगातार कई दिनों तक रहती है। दिस इज नोन एज ब्रस्ट। जब लगातार कई दिनों तक बारिश होती है उसको हम ब्रस्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं।
एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर, और यह अलग की जा सकती है प्री मानसून शावर से। प्री मानसून शावर क्या होता है, मानसून के आने से पहले, जब क्योंकि हवा में नमी शुरू हो जाती है, एटमॉस्फेयर में वापर बननी शुरू हो जाती है, इस कारण से मानसून की शुरुआत से कभी कभी हमें हल्की हल्की बौछार देखने को मिलती है, जिसको हम प्री मानसून शावर के रूप में डिफाइन करते हैं। द मानसून अराइव्स एट साउथर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो जून का फर्स्ट वीक होता है उसमें इंडियन पेनिनसुला रीजन पर मानसून की मौजूदगी दर्ज होती है। सब्सिक्वेंटली उसके बाद लगातार अरेबियन सी ब्रांचेस एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस टू वे में डिप्लीट हो जाती हैं। टू वेज में ये जो मानसूनी विंड होती है वो स्प्लिट हो जाती है। द अरेबियन सी ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच होती है अरेबियन सी ब्रांच, रीचेस मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर। वो मुंबई पहुंचती है लगभग 10 डेज के बाद, ऑन अप्रोक्सीमेट लगभग 10 जून तक। एंड दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस, जो कि पहले से थोड़ी तेज होती है, एडवांस होती है। द बे ऑफ, उसके साथ साथ दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल से जो होकर मूव करती है, आल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव इन आसाम। ये फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक तक आसाम में पहुंच जाती है। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इंडिया के यहाँ पर जो पूर्वांचल रेंज है, ये माउंटेन्स भी इन मानसूनी विंड्स को डिफ्लेक्ट होने से रोक लेते हैं, और इस तरह से इस एरिया में आसाम साइड बारिश हमें देखने को मिलती है। बाय मिड जून अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव्स ओवर शुरशुर तक, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री। इस तरह से सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री तक मिड जून तक ये अरेबियन सी की ब्रांच मानसून की जो रूप में फ्लो होती है वो पहुंच चुकी होती है। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। इस तरह से ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच और जो हमारी अरेबियन सी की ब्रांच है, ये मर्ज हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है गंगा प्लेन्स पर। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड बाय द एंड ऑफ जून। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मानसून की शावर आती है वो दिल्ली में लगभग जून के अंत तक महसूस की जाती है, लगभग 29 जून के आसपास। बाय द जुलाई फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, इन सब पर मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, और मिड जुलाई तक मानसून जो होता है वो हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत में प्रवेश कर चुका होता है। यहाँ पर हम डिफर विंड्स देख सकते हैं, किस तरह से मानसूनी विंड्स अलग अलग एरियाज में शुरू होती हैं और किस तरह से पूरे भारत पर फैल जाती हैं धीरे धीरे। जो मानसूनी विंड्स होती हैं वो टू ब्रांच में डिप्लीट होती हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी विंड्स के रूप में। एक यहाँ से ईस्टर्ली विंड्स के रूप में इधर मूव हो जाती है और एक इधर की ओर मूव अप हो जाती हैं। Ends of the monsoon, withdrawal and retreating of monsoon is more gradual process. ये gradual process होता है। The withdrawal of monsoon begins in northwestern state of India early September. जिस स्पीड से ये मानसून आता है उसी तरह से ये वन बाय वन जाना शुरू करता है। The northern western state of India से withdrawal शुरू होता है मानसून की वापसी का। By the mid October it withdrawal completely from the northern half of peninsula, और mid October तक पूरे पेनिनसुला नॉर्थर्न हाफ तक ये पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। देन इट क्विकली विथड्रॉ फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला, उसके बाद तेजी से साउथर्न हाफ पेनिनसुला से ये विथड्रॉ कर जाता है। बाय अर्ली दिसंबर, और दिसंबर की शुरुआत तक मानसून पूरी तरह से विथड्रॉ कर चुका होता है। द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर। जो आइलैंड्स होते हैं वहां पर सबसे पहले मानसून शावर देखी जाती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिटवीन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई, देन इट विथड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इस तरह से विथड्रॉ कर जाता है ड्यूरिंग द दिसंबर के फर्स्ट वीक तक एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बाय दिस टाइम द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री इज ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड बाय द विंटर मानसून। इस तरह से उस समय तक पूरे अन्य पार्ट में देश के विंटर मानसून की शुरुआत हो चुकी होती है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं रिदम ऑफ सीजन, किस तरह से सीजन बनते हैं। सीजन हमें देखने को मिलते हैं कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट सीजन एंड ये वर्ड यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए हम देख लेते हैं। फोर्थ सीजन यहाँ पर देख लेते हैं। एडवांसिंग मानसून सीजन, द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजन पैटर्न। जितने भी मानसून टाइप क्लाइमेट है हमारे भारत में जो ऑब्जर्व किया जाता है ये एक विशिष्ट सीजनल पैटर्न पर वर्कआउट करता है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। जो वेदर कंडीशन होती है वो चेंज होती है एक सीजन से दूसरे सीजन में।
These changes are particularly noticeable in interior parts of the country. और ये चेंजेस नोटिस किए जाते हैं मोस्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट्स में, बट द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। लेकिन जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर टेम्परेचर में बहुत अधिक वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलती। देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल, लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल की वेरिएशन होती है वो देखने को मिलती है। इस तरह से भारत में 4 टाइप के सीजन्स हमें ऑब्जर्व किए जाते हैं, कोल्ड, हॉट, एडवांस मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। कोल्ड वेदर सीजन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर से फरवरी तक रन होता है। वर्टिकल सनरेज शिफ्ट टुवर्ड्स साउथर्न हेमिस्फीयर, इस समय तक जो सनरेज होती हैं वो साउथर्न हेमिस्फीयर की ओर मूव अप कर जाती है। नॉर्थ साउथ इंडिया एक्सपीरियंस इंटेंस कोल्ड, यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया होता है ये हाफ होता है, साउथर्न हाफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का हिस्सा होता है, ये आपका सीजन कोल्ड सीजन को ऑब्जर्व करता है। नॉट वेल डिफाइंड इन साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया में ये वेदर कंडीशन इस तरह की इंटेंसिटी लिए फिर नहीं होता। लाइट विंड ब्लो मेक्स द सीजन प्लेजेंट इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में लाइट विंड्स ब्लो होती हैं और इस कारण से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्लीजेंट माना जाता है। ओकेशनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विजिटेड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दिस सीजन, इस सीजन में जो वेस्टर्न ईस्टर्न साइक्लोन्स बनते हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं बे ऑफ बंगाल में वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर, कोल्ड वेदर सीजन की शुरुआत मानी जाती है मिड नवंबर से इन नॉर्थर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी, और फरवरी तक मूव अप होती है। दिसंबर एंड जनवरी आर कोल्डेस्ट मंथ, इसमें दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ के रूप में जाने जाते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो टेम्परेचर होता है वो साउथ से नॉर्थ तक डिक्रीज होता है, मींस एक जैसा टेम्परेचर हमें देखने को नहीं मिलता। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, while the northern plains it ranges between 10 degree to 15 degree Celsius. Days are warm and nights are cold. Frost is common in the north and higher slopes of Himalayas. जो slopes of Himalayas हैं और north का इलाका है वहाँ पर frost आम माना जाता है और इस पे हिमालयाज पर स्नोफॉल हमें देखने को मिलता है। During winter, the northeast trade winds blow from land to sea. जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो लैंड से समुद्र की ओर मूव अप करती हैं। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री फेसेस ड्राई सीजन, यही कारण है कि यहाँ पर हमें ड्राई सीजन देखने को मिलता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑक्यूर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स, यहाँ पर इन विंड्स के ब्लो के कारण कुछ अमाउंट रेनफॉल की हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है। जो ट्रेड विंड्स समुद्र एंड ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और ट्रेड विंड्स विंड ब्लो करना शुरू कर जाती हैं सी से लैंड की ओर। इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो नॉर्थर्न पार्ट होता है कंट्री का, ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप, यहाँ पर एक फीबल कमजोर हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, इस एरिया से बाहर की ओर लाइट विंड्स के मूवमेंट के साथ साथ इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ। अब ये प्रभावित किससे होता है? रिलीफ फीचर से। These winds blow through the गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये गंगा वैली से होते हुए वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की ओर फ्लो करता है। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, यहाँ का जो वेदर होता है किस तरह से मार्क किया जाता है? यहाँ पर क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, फीबल एंड वेरिएबल विंड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ये टेम्परेचर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जनवरी में, और प्रेशर जनवरी का यहाँ मैप के थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है। कैरेक्टर ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन की क्या विशेषताएं होती है? इन नॉर्थर्न प्लेन देयर इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में। दिस लो प्रेशर सिस्टम फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया मूव्ड इनटू इंडिया, यह प्रेशर सिस्टम हमने पीछे भी ऑब्जर्व किया था, मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न एशिया और इंडिया में मूव करता है अलॉन्ग विद वेस्टर्ली फ्लो, वेस्टर्ली विंड जो होती है उसके साथ साथ। दे कॉज द विंटर रेन, इस कारण से क्या होता है? हमें भारत में विंटर रेन देखने को मिलती है ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन माउंटेन्स। यही कारण है, इन प्रेशर के कारण, साइक्लोनिक प्रेशर के कारण विंटर में मैदानी इलाकों में बारिश होती है और माउंटेन्स पर स्नोफॉल देखी जाती है। Although the amount of rainfall is small and is more importance of cultivating रबी क्रॉप्स, लेकिन ये जो बारिश होती है विंटर्स में, जो बारिश होती है ये रबी क्रॉप के लिए बहुत अधिक फायदेमंद मानी जाती है।
बट द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। लेकिन जो पेनिनसुलर रीजन होता है, भारत का जो ये एरिया होता है पेनिनसुलर रीजन होता है, यहाँ पर वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं देखने को मिलता। देयर इज अ रेयर सीजन चेंज। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेटोरियल बना रहता है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी विंटर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। जो समुद्र का इन्फ्लुएंस होता है उसके कारण यहाँ पर ना तो बहुत हार्श विंटर होती है और ना ही बहुत हार्श समर होती है। एक इक्वेबल क्लाइमेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। विंड डायरेक्शन विंटर में हम यहाँ देख सकते हैं, ये विंड डायरेक्शन है जो विंटर में फ्लो होती है। एंड विंटर रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो साइक्लोन बनते हैं मेडिटेरियन सी के आसपास से, यहाँ से जो मेडिटेरियन सी के आसपास से साइक्लोन बनते हैं वो विंटर टाइम में बारिश लाने का काम करते हैं। रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट विंड, जो नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है उसके कारण भी यहाँ पर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। विंटर की विशेषता है विंटर इज कोल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटर कोल्ड होती है। चिल्ड्रन ड्रेस वार्मली टू प्ले इन स्नो एंड एनिमल्स हीट देयर विंटर्स होम। ठंड से बचने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपने घरों में छिप जाते हैं। हॉट वेदर सीजन इज एक्सटेंड फ्रॉम मार्च टू मई। यह मार्च से मई की ओर मूव करता है। वर्टिकल सनरेज शिफ्ट हो जाती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर। टेम्परेचर राइज हो जाता है साउथ टू नॉर्थ में। हाईएस्ट टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जाता है कर्नाटका में मार्च में, मध्य प्रदेश में अप्रैल में एंड राजस्थान में मई में। हॉट वेदर सीजन ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन। जब हमारा सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर लेता है, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, तो जो आरटीसी है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव हो जाती है। सो फ्रॉम मार्च टू मई इट इज द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इस तरह से मार्च से लेकर मई तक हॉट वेदर सीजन भारत में देखा जाता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है टिकन प्लेट्यू में वो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस और मई में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। कॉमन होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन। ओशंस के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण जो टेम्परेचर होता है वो पेनिनसुलर इंडिया में सेम रहता है। मींस वहां पर ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री। जो समर का महीना होता है उसमें टेम्परेचर में हमें वृद्धि देखने को मिलती है और एयर प्रेशर गिरता हुआ देखने को मिलता है। बाय द एंड ऑफ मई एन एंग्लोड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन रीजन। मई के आते आते एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है रीजन्स में फ्रॉम द थर्ड डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस एंड सेटिंग अराउंड दिस ट्रक। और इस तरह से सर्कुलेशन शुरू हो जाता है विंड्स का। यहाँ पर हम देख सकते हैं जुलाई का टेम्परेचर एंड प्रेशर इन जुलाई। स्टॉर्म इन हॉट वेदर सीजन। जो हॉट वेदर सीजन होता है, बहुत अधिक गर्मी जब अपने चरम पर होती है तब जो विंड्स चलती हैं, वार्म विंड्स चलती हैं, उनको कुछ एरियाज में लू कहा जाता है। यहाँ पर लू आप देख सकते हैं, नॉर्थ भारत में लू हमें देखने को मिलती है। अदर एरियाज में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कालबक्षी, बॉर्डी, चेरा, मैंगो शावर एंड ब्लॉसम शावर। मैंगो शावर इसमें इस समय पर जो हल्की फुल्की बौछार हमें देखने को मिलती है इन कोस्टल एरियाज के आसपास, उसको मैंगो शावर कहा जाता है। मैंगो शावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बौछार के कारण आम के पकने की शुरुआत हो जाती है। ब्लॉसम शावर भी इसको कहा जाता है। फीचर्स ऑफ हॉट वेदर सीजन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ समर सीजन इज लू। लू इसकी प्रमुख विशेषता होती है। दीज आर स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट ड्राइव ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, जो दिन के समय चलती हैं। समटाइम्स टिल लेट इवनिंग ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया। और कुछ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लेट इवनिंग तक ये लू फ्लो होती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस विंड्स में बी हार्मफुल। इनमें डायरेक्ट निकलना, इनको फेस करना हार्मफुल होता है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन। इस समय पर जो तूफान आते हैं, रेतीले मिट्टी से भरे तूफान आते हैं, वो कॉमन माने जाते हैं नॉर्थर्न इंडिया में। These storm bring temporary relief, लेकिन ये स्टॉर्म कभी कभी टेम्परेरी रिलीफ भी देते हैं क्योंकि उनके कारण टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, लोअर पे चला जाता है। एंड मे ब्रिंग लाइट रेन, और कई बार ठंडी हवा और हल्की बारिश इन स्टॉर्म के साथ हो जाती है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइजिंग थंडरस्टॉर्म। ये सीजन होता है जब हमें
ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स इन वेस्ट बंगाल, दीज स्टॉर्म आर नोन एज काल पक्षी। इन तूफानों को जो चलते हैं इनको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बाय क्लोज टू द समर सीजन, समर सीजन के आते हैं क्लोज में प्री मॉनसून शावर कॉमन होती है, आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग द मैंगोज, इनको मैंगो शावर कहा जाता है क्योंकि इससे जो मैंगोज होते हैं वो जल्दी पकने शुरू हो जाते हैं। समर सीजन की विशेषताएं हम देख सकते हैं, लॉन्ग एंड हॉट डे, समर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब पिकअप हो जाती है, मींस पकने शुरू हो जाते हैं। यू मे सी बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लाई ओवर द फ्लावर्स। एडवांसिंग मॉनसून्स, द रेनी सीजन जिसको हम कहते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम जून टू सितंबर। इंटेंस हीटिंग इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्रिएट्स लो प्रेशर रीजन, जो इंटेंस हीट हो जाती है समर में उसके कारण लो प्रेशर बनना शुरू होता है। लो प्रेशर अट्रैक्ट द विंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, इस तरह से जो सराउंडिंग एरिया होता है जहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है वो लो प्रेशर एरिया उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर ए फ्यू डेज समटाइम्स मॉनसून फॉल्स इन ऑक्यूल 1 or more weeks is known as break in the monsoon। जब बारिश शुरू होती है तो एक दिन बारिश हो गई, उसके बाद थोड़े दिन बारिश नहीं हुई और 1-2 वीक छोड़कर बारिश होती है, तब हम उसको ब्रेक इन मॉनसून के रूप में डिफाइन करते हैं। मॉनसून विंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस तरह से चारों तरफ से जब विंड्स का फ्लो होता है उसी के कारण क्या होता है, मॉनसून की प्रक्रिया शुरू होती है। ऑफसेट्स एंड ऑफसेट ऑफ मॉनसून 10 जून 5 जून, यहाँ पर हम ऑफसेट ऑफ मॉनसून की डेट्स देख सकते हैं अलग अलग एरियाज में। एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन, बाय द अर्ली जून लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थर्न प्लेन्स अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स, जो लो प्रेशर बनता है नॉर्थर्न प्लेन्स पर वो ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है साउथर्न हेमिस्फीयर से। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of subtropical oceans। साउथर्न ओशन से जो सबट्रॉपिकल एरियाज की और ये वार्म एरिया जो विंड्स होती है ओरिजिनेट होती है। These winds are strong, ये स्ट्रॉन्ग और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति आवर होती है। विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट द मॉनसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ। एक मंथ के अराउंड में ये सारी जो विंड्स होती है मॉनसून विंड्स होती है ये पूरे भारत को कवर कर लेती हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून एंटायरली चेंज द वेदर इन इंडिया, जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है वो पूरे भारत के वेदर को चेंज करता है। द वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल, जितना भी वेस्टर्न घाट्स का एरिया है वो बहुत भारी बारिश को रिसीव करता है, लगभग 250 सेंटीमीटर की। द रेन शेडो एरियाज लाइक डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव रेन। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है। मावेश्वरम इन साउथर्न रेंज ऑफ कासखासी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल देखा जाता है। रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट राजस्थान, जो रेनफॉल होता है गंगा वैली में वो डिक्रीज होता है, क्यों, ईस्ट टू वेस्ट की ओर। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, राजस्थान और गुजरात के जो एरियाज हैं वहां पर स्कैंटी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। ब्रेक इन रेनफॉल, द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट ए टाइम। मॉनसून रेन जो होती है वो कुछ ही दिनों तक होती है, फ्यू डेज होती है, उसके बाद बीच में इंटरप्ट हो जाती है, एक इंटरवल लेती है। दिस ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉनसून ट्रक, जो मॉनसून ट्रक मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के कारण उस स्थान पर उनके मूवमेंट के कारण हमें ये ब्रेक देखने को मिलता है। द ट्रक एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड टू साउथवर्ड, क्योंकि जो ये ट्रक होते हैं ये नॉर्थवर्ड से साउथवर्ड की ओर मूव करना जारी रखते हैं, which determines the spatial distribution of rainfall। इस कारण से निश्चित होता है अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का। Whenever the axis shift closer to the Himalaya, और जो एक्सिस होते हैं जो शिफ्ट हो जाते हैं हिमालय के नजदीक, वाइड स्प्रेड रेन occur in the mountains कैचमेंट एरिया, तो उस समय पर माउंटेन्स के कैचमेंट एरियाज पर हमें बहुत अधिक बारिश देखने को मिलती है। which also cause flood, जिसके कारण क्या होता है रिवर्स में फ्लड आ जाती है। The frequency and intensity of tropical depressions determine the amount and duration of monsoon rain। इस तरह से जो इंटेंसिटी होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की निश्चित करती है अमाउंट एंड ड्यूरेशन मानसून रेन्स की। These depressions from at Bay of Bengal cross over the mainland, जो बे ऑफ बंगाल से जो दबाव बनता है वो पूरे मेनलैंड को कवर करता है। The depressions flow access to the monsoon truck is of low pressure, it cause heavy flood in one part। इस मॉनसून ट्रक के लो प्रेशर के कारण हैवी फ्लड हमें देखने को मिलती है
एंड ड्रॉट इन अदर पार्ट। एक पार्ट पर बाढ़ आती है तो दूसरा पार्ट ऐसा भी होता है जहाँ पर सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है। समटाइम्स इट डिस्टर्ब्स एंड फार्मिंग शेड्यूल्स ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। इस तरह से ये डिस्टर्ब भी करने का काम करता है। जो किसान होते हैं वो मॉनसून पर डिपेंड करते हैं, तो मिलियंस किसानों के शेड्यूल को ये डिस्टर्ब करने का भी काम करता है। रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, इट एक्सटेंड फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। वर्टिकल सन रेज स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इस समय पर वर्टिकल सन रेज स्टार्ट शिफ्ट हो जाती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर। लो प्रेशर रीजन शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया टुवर्ड्स साउथ। जो लो प्रेशर एरिया होता है वो साउथ की ओर नॉर्थ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया टुवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive. This is commonly known as October heat. इस समय पर क्या होता है, बारिश हो गई, चिपचिपा मौसम, थोड़ा सा अक्टूबर हीट हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ होता है, इस कारण से इस गर्मी को अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। विड्रॉवल ऑफ मॉनसून। मॉनसून किन किन डेज में विड्रॉ करना शुरू कर देता है अलग अलग एरिया से, यहाँ पर हम देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 40 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। वेस्टर्न कोस्टल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लगभग 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल एनुअली रिसीव करते हैं। बट इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान और एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा और पंजाब इज लेस देन 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो बारिश होती है वो 60 सेंटीमीटर से कम होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में जो रेन अमाउंट होता है वो इक्वली लो होता है इन ईस्ट ऑफ सह्याद्री। Because of low precipitation, found areas lay in Jammu and Kashmir. इसी तरह से हमें लेह का एरिया देखने को मिलता है लो प्रेसिपिटेशन के कारण। The rest of the country receive moderate rainfall, और पूरा अन्य एरिया जो होता है वो moderate rainfall को रिसीव करता है। Snowfall is restricted to the Himalayas region, और snowfall हमें देखने को मिलता है हिमालय रीजन में। Based on the nature of monsoon, मॉनसून की नेचर के आधार पर the annual rainfall is highly variable from year to year। जो रेनफॉल की अमाउंट है वो ईयर टू ईयर हमें वेरिएबल देखने को मिलती है। वेरिएबिलिटी इन हाई रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीववर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। सिमिलरली द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर ऑफन अफेक्टेड बाय फ्लड्स। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ के एरियाज ड्रॉट प्रोन होते हैं, और जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है वे एरियाज फ्लड से अफेक्ट रहते हैं। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देख सकते हैं इस मैप की सहायता से, कहाँ पर कितनी अधिक बारिश होती है, कितना अमाउंट बारिश का होता है, लेजेंड की सहायता से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्प्रिंग सीजन, शाइन्स मोर एंड डे लाइट्स ब्रिंग्स टू गेट वार्मर। यहाँ पर सनशाइन ज्यादा बढ़ जाती है और डे वार्मर होने शुरू हो जाते हैं। स्प्रिंग इज द टाइम व्हेन बेबी एनिमल्स आर बोर्न एंड स्प्रिंग इज द टाइम व्हेन प्लांट्स एंड ट्रीज वेक अप आफ्टर ए लॉन्ग विंटर नैप। स्प्रिंग शावर helps to warm the earth। इस तरह से जो स्प्रिंग शावर होती है वो हेल्प करती है अर्थ को वार्म करने में। मॉइस्चर द सोइल, सोइल को मॉइस्चर देती है और नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। फॉल ऑटम सीजन, लीव्स चेंज टू येलो, ऑरेंज एंड रेड, पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल्स गेट रेडी फॉर विंटर। Monsoon as a unifying bond. The Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. Central Asia से जो extremely cold wind आती हैं वो हिमालयाज के कारण प्रोटेक्ट होती हैं। हिमालयाज उनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है। This enables northern India to have uniformly higher temperatures when compared to the other areas of same latitude. और ये नॉर्थर्न इंडिया को अनेबल बनाता है अनफॉर्मली हायर टेम्परेचर के लिए। अगर हम अन्य सेम लैटिट्यूड पर लोकेट अन्य कंट्रीज की ऑब्जर्वेशन करते हैं, जस्ट लाइक इंडिया जितने लैटिट्यूड पर मौजूद है उसी लैटिट्यूड पर हमारा ईरान मौजूद है, लेकिन ईरान और इंडिया दोनों के टेम्परेचर में बहुत अधिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। Similarly, the Peninsular Plateau under the influence of sea from the three sides have moderate temperature। जो Peninsular Plateau है थ्री साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। The unifying influence of monsoon on Indian subcontinent is quite perceptible। लेकिन जो इन्फ्लुएंस देखो जाता है वो perceptible है। Seasonal alternation of wind system and associated weather conditions provide a rhythmic cycle of season।
इस तरह से हमें एक रिदमिक साइकिल देखने को मिलता है। विंटर के बाद समर, समर के बाद विंटर, फॉल, ऑटम, स्प्रिंग, ये सब सीजन हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, its entire agriculture calendar and life of people including their festivals revolving around this phenomena। हमारे देश में जितने भी सीजन्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो सब इसी सीजनल फिनोमिना पर डिपेंड करते हैं।